नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पटना में शुक्रवार यानी कि कल विपक्षी एकता की बैठक होनी है और इससे पहले आपने एक अल्टीमेटम दे दिया है, आप यानी कि अरविंद केजरीवाल। इससे एक शक पैदा हो रहा है कि वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं। आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को साथ देने के लिए कहा है और पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती तो हम विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इससे विपक्षी एकता की मीटिंग को ऑब्वियसली पलीता लगने वाला है और केजरीवाल ने क्योंकि रायता फैला दिया है। सत्ता पक्ष तमाशे का पूरा आनंद ले रहा है और लेना भी चाहिए। देश जानता ही है कि दिल्ली हथियाने से पहले केजरीवाल ने कांग्रेस को ही अपने लपेटे में लिया था। अब जब अध्यादेश के रूप में उस पर तलवार लटक रही है, मुसीबत आके खड़ी हो गई है, तो उसे कांग्रेस की याद आ रही है कि कांग्रेस का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज बात करते हैं इस मीटिंग के बारे में कि इसमें बड़ा वाला जो तमाशा है ना वो क्या होने वाला है। इससे पहले भी केजरीवाल ने नीतीश को एक चिट्ठी लिखी और उस पे लिख कर के ये कहा, मतलब उसे कन्फर्म कर लिया, पक्का कर लिया कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मत है, उनका ये कहना है कि दिल्ली का अध्यादेश एक एक्सपेरिमेंट है और अगर ये सफल हुआ तो केंद्र की जो सरकार है वो गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश ला करके सरकारों के अधिकार छीन लेगी। यानी कि ये उनकी सोच है, उनका कहना है। और भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बैठक शुक्रवार को, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, पटना में मुख्यमंत्री के आवास पे होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए गैर भाजपा दलों ने जुटना शुरू कर दिया है। इसमें नीतीश कुमार के साथ एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी कोई एजेंडा क्लियर नहीं है और दूर दूर तक किसी को ये नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन केजरीवाल ने कहिए कि चौथी पास नहीं है, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत शातिर भी मानते हैं। लेकिन उनकी जो ये चतुराई है ना, ये उनको कई बार पटकनी दे चुकी है। इसीलिए उन्होंने पहले अपनी बात रख दी है कि पहले मेरी बात पे चर्चा हो जाए। अच्छा, अभी जानते हैं कि मीटिंग का आप सबको पता है कि कोई एजेंडा क्लियर नहीं है और अगर एक उनका एजेंडा है भी तो वो ये है कि बीजेपी को हराना कैसे है 2024 के लोकसभा चुनाव में। भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, हो सकता है मतलब, और भाजपा हराव का प्रस्ताव पारित हो। अब इससे ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। और नेता जुटने शुरू हो चुके हैं। आज महबूबा मुफ्ती वहाँ पहुँच चुकी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहाँ पहुँचेंगी पटना। पहले वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। देखिए, इसमें भी एक भेद है कि लालू प्रसाद यादव को वो बुज़ुर्ग मानती हैं और इसमें भी वो अपनी कोई बात ज़रूर रखेंगी। हमेशा किसी भी मीटिंग में वो अपनी बात रखने का एक अलग उनका स्टाइल है। तो वो नीतीश को पहले ना मिल करके वो पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने जा रही हैं। 23 जून की मीटिंग में शामिल होने के बाद वो वापस लौट जाएंगी कलकत्ता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, भाकपा महासचिव डी राजा तथा भाकपा के
माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी आज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और बाकी के कुछ नेता जो हैं वो उसी दिन आएंगे। और इस पूरी मीटिंग के जो होस्ट होंगे वो यदजू और राजदा के नेता होंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द वेरी सेम डे पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद ऐसा मतलब सुना गया है कि दोनों सदाकत आश्रम जाएंगे। वहाँ वे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होंगे। इसको भी आप इस तरीके से समझिए कि द वेरी सेम डे वो लोग आ रहे हैं और इन द मेन टाइम उनके जो स्लीपर सेल मीटिंग में होंगे वो उनको सारी जानकारी देंगे कि क्या चल रहा है, उसके बाद ही वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। और क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडे हैं और सबके अपने अपने सीटें हैं, वोट हैं, उनको दरकिनार करके एकजुटता की बात कोई भी पार्टी नहीं करेगी। विपक्षी मीटिंग से 10 दिन पहले जीतनराम मांझी महागठबंधन से अलग हो ही चुके हैं। 13 जून को उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और 21 जून को दिल्ली में जीतन राम मांझी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। फिर एनडीए में शामिल होने की उन्होंने घोषणा कर दी। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन सीट्स के लिए ये मीटिंग होने जा रही है उन पर भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो जो विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं नेता, उनके राज्यों की कुल जो है 328 सीटें हैं, उनमें से 164 एनडीए के पास है। तो अगर हम स्टेट वाइज देखें तो यूपी में 80 सीटें हैं, इसमें से 64 सीटें बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 23 सीटें बीजेपी के पास हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, ये मैं बात कर रही हूँ लोकसभा की सीटों की। इसमें पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी के पास हैं। बिहार में 40 सीटें हैं और 23 सीटें बीजेपी के पास हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और वहाँ पे बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है। पंजाब में 20 सीटें हैं और 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और केरल में 20 सीटें अगेन और यहाँ भी कोई सीट नहीं है बीजेपी के पास। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 10 की 10 जो है बीजेपी के पास है। झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास हैं और दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं और जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें बीजेपी की हैं और त्रिपुरा की 2 सीटें हैं और दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महाराष्ट्र उस समय शिवसेना और बिहार में जदयू और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये वो स्टेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं नेता, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि उनका स्टेटस क्या है राज्यसभा में और लोकसभा में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बड़ी मारामारी हो रही है ना, अध्यादेश को लेकर के अलग एक एजेंडा है और ऑब्वियसली बीजेपी को हराने के लिए अलग उनकी मशक्कत हो रही है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस, इनकी सीटें लोकसभा में 52 हैं और राज्यसभा में 31 है। ममता बनर्जी जो कि मीटिंग में आ रही हैं, इनके पास लोकसभा में 22 सीटें हैं
और राज्यसभा में 12 सीटें हैं इनकी। डीएमके के एमके स्टालिन जो है, इनके पास लोकसभा में 23 सीटें हैं और राज्यसभा में इनके पास 10 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे, इनके पास लोकसभा में 18 सीटें हैं क्योंकि मिलके चुनाव लड़ा गया था, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। आम आदमी के पास लोकसभा में केवल 1 सीट है और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एन पार्टी। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली, इनकी लोकसभा में 3 सीटें हैं और राज्यसभा में भी 3 सीटें हैं। फारूक अब्दुल्ला की जेकेएनसी पार्टी के पास जो सीटें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हेमंत सोरेन के पास लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 2 सीटें हैं। शरद पवार के पास लोकसभा में 4 सीटें हैं और राज्यसभा में भी इनके पास 4 सीटें हैं। और पीडीपी के पास ना तो लोकसभा में कोई सीट है और ना ही राज्यसभा में कोई सीट है। ये महबूबा मुफ्ती वाली पीडीपी की बात कर रही हूँ मैं। और दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल, इनके पास ना तो लोकसभा में कोई सीट है और ना ही राज्यसभा में कोई सीट है। और डी राजा, सीपीआई पार्टी है इनकी, इनके पास 2-2 सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में। और सीताराम येचुरी, इनके पास लोकसभा में 3 सीटें हैं और 5 सीटें इनके पास राज्यसभा में हैं। अच्छा, इसके अलावा बसपा की जो मायावती हैं, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और डैनियल नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला को भी इनविटेशन भेजा गया है, लेकिन ये अभी तक इनकी तरफ से आने को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई इन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। और एक ट्वीट आज आया है मायावती का, विपक्षी एकता को लेकर के उन्होंने, बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब लोकसभा चुनाव के पहले जो विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर के उठा रही हैं, ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल विपक्षी नेताओं की बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। यानी कि उन्होंने एक तंज कसा है इस मीटिंग को लेकर के, लेकिन बाद में कुछ सच्चाई तो है। अब एक बात है, इस दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना एक नेगेटिविटी को बेस बना करके ये विपक्षी एकता का हश्र जो है वो मध्यावधि चुनाव के रूप में आप याद करिए 1977 और 1979 देश ने उसका नतीजा देखा। एक बार फिर उसी तरह के कहना चाहिए कि घिसे पिटे प्रयोग के परिणाम जनता वाकिफ है, और ऐसे किसी भी प्रयोग को जनता तभी इस पे भरोसा करेगी, ऐसे प्रयोग पर, जब नए और पॉजिटिव जो मॉडल है उसके साथ कोई बड़े दल के नेता अपनी विश्वसनीयता के आधार पर सामने आए और लीडरशिप को स्वीकार करें। अब ये देखने वाली बात है कि नीतीश ठीक है, बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, अब उनको कौन कितना स्वीकारता है। और राहुल गांधी, इधर केजरीवाल बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इधर राहुल गांधी और अखिलेश ऑपोजिट हैं। तो ये सब जो एक तस्वीर बन रही है ना, जो एक सीन बन रहा है, ये बहुत सारे संशय पैदा करता है कि कल होने वाली पार्टी में होगा क्या। तो दोस्तों, कल होने वाली पार्टी में होगा क्या उसका भी अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में हम किसी बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। केवल जो पुराने अनुभव होते हैं, जो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, उस पर ही हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपको कैसा लगा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा विश्लेषण,
कल की पार्टी को लेकर के कि वहाँ क्या-क्या हो सकता है, आप कितने सहमत हैं इससे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर सचमुच आपको बहुत पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उन दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, कि मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।